नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री वाला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे थे। इससे पीछे भी आपकी लगभग आपकी 5 क्लासें आपकी इतिहास की आ चुकी हैं। यूनिट नंबर 1 चल रही है और यूनिट नंबर 1 है आपका स्रोतों का अध्ययन। तो स्रोतों के अध्ययन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 5 क्लासें आ चुकी हैं आपकी। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी तो देख लो भाई, बड़े डिटेल से आप लोगों को जो है मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा एलटी ग्रेड और इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि आप लोग जो है कि इन वीडियो को केवल वही देखें, इन क्लास को वही देखें जो नेट की तैयारी कर रहा है। नेट के साथ साथ यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिस्ट्री से करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा इतिहास के, तो आपके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आओ 2 या 4 क्वेश्चन ही, लेकिन इतिहास के हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपी पीसीएस है अभी हुआ जो है हाल फिलहाल में होगा। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार पीसीएस है, ठीक है। तो उन सब के लिए भी ये आपकी क्लास आपकी इफेक्टिव रहेगी। लेकिन इतिहास को, ठीक है, केवल इसमें मैं आपको इतिहास वाला पोर्शन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, प्रारंभिक मध्यकाल, राजपूत और दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके काल में जो सिक्के चलाए गए उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन सबसे बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राचीन काल के सिक्के देखे, ठीक है, जिसमें आपका गुप्त काल देखा, गुप्त काल से पहले मौर्य काल देखा, मौर्योत्तर काल देखा, शुंग काल देखा, सातवाहन वंश देखे, ठीक है, कुषाण वंश के राजा देखे, आपके जो है इसके अलावा हरेक वंश, बौद्ध काल, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिक्कों की शुरुआत जहां से हुई, पंचमार्क सिक्कों से लेकर और गुप्त काल के सिक्कों तक हम पिछले आपकी क्लास में देख चुके थे। आज देखेंगे दक्षिण मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल से संबंधित जो राजा थे, राजपूत और दक्षिण भारत के राजा थे। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत में सिक्के चले, इसके अलावा जो मुगल काल में जो सिक्के जारी किए गए, तो उन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। चोल राजाओं के सिक्कों में किस देवी देवता की छवि देखने को मिलती है? देखो, चोल वंश के जो राजा थे, मैंने आपको बताया, कोई भी राजा रहे, सबसे ज्यादा जो अंकन मिला है देवी देवताओं में अगर बात करें तो लक्ष्मी का अंकन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। पल्लव राजाओं के सिक्कों का प्रमुख धातु क्या था? पल्लव वंश के जो राजा थे दक्षिण भारत के, तो इनके जो राजा थे, इनके जो सिक्के थे सबसे ज्यादा किस धातु में जारी किए गए? तो भाई इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो जारी किए थे भाई, वे किए थे तांबे में, ठीक है। तांबे धातु के सिक्के इन्होंने सबसे ज्यादा जारी किए थे भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, राष्ट्रकूटों ने सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मिलता है? राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनके सिक्कों पर कौन से चित्र या अंकन या प्रतीक देखने को मिलता है? देखिए, राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे वे शैव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? शैव धर्म को, शिव को मानते थे। और शिव की सवारी थी भाई कौन सी? नंदी, ठीक है। तो ये लोग जो है शिव की पूजा किया करते थे, शैव थे ये लोग, ठीक है। शैव धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो शिव की सवारी हुआ करती थी नंदी बैल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा भाई आपका कौन सा? सी। गुप्त काल में गरुड़ मिल जाएगा देखने को आपको, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक राजपूत शासकों के सिक्के सामान्यतः किस धातु के थे? बताओ भाई। जो प्रारंभिक राजपूत शासक हुआ करते थे उनके सिक्के कौन सी धातु में देखने को मिलते हैं? उनके सिक्के जो हैं वो कौन सी धातु में देखने को आपको मिलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो जी, बताओ फटाफट। सोना है, चांदी है, तांबा है, कांस्य है, ठीक है। देखो भाई, राजपूत वंश के जो राजा थे, राजपूत राजा जो हुआ करते थे, शासक जो थे, इन्होंने भी सबसे ज्यादा तांबे के ही सिक्के जारी किए, तांबे के ही सिक्के इन्होंने भी सबसे ज्यादा जारी किए हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राजवंश के सिक्कों में गरुड़ ध्वज दिखाई पड़ता है? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज मतलब जो है गरुड़ का जो चिन्ह देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, वो किस वंश के शासकों में देखने को मिलता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गरुड़ जो चिन्ह था, राज के चिन्ह था, वो गुप्त काल के राजाओं का था जी। ना तो पाल का था, ना चोल का था और ना ही मौर्य वंश का था, ठीक है। तो ये था आपका गुप्त वंश के राजाओं का। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन मिलेंगे आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो मुगल काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई एग्जाम में जरूर, ठीक है। मुगल काल में जो तांबे का सिक्का हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? बताओ। ये लो जी, तांबे का सिक्के को बोलते थे भाई दाम। दम दे रखा इसने, तो दाम आपका कहा जाता था, ठीक है। दाम कहा जाता था भाई, दाम इसको कहा जाता था, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? अकबर जो थे मुगल काल के सबसे बेहतरीन शासक माने जाते हैं, सबसे महान शासक इनको कहा जाता है। और इनकी जो भाषा थी वो थी फारसी, ठीक है। फारसी इनकी भाषा थी और फारसी भाषा में ही इनके सिक्के जारी किए जाते थे। तो सबसे ज्यादा जो लिपि देखने को मिलती है वो फारसी लिपि ही देखने को मिलेगी भाई अकबर के सिक्कों में भी, ठीक है। चलिए जी,
अगला जो क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस धातु के सिक्के चलाए? बताओ भाई, शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे, बता दो। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी से संबंधित अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं, ये लो जी। देखो भाई, शेरशाह सूरी के सिक्कों में जो जानकारी मिलती है हमको, तांबे के सिक्के भी मिलते हैं और चांदी के भी। ठीक है, तो तांबे और चांदी के सिक्के इसने जारी किए थे, सोने के नहीं किए, केवल चांदी या केवल तांबे और कांसे के भी नहीं किए। तो सही आंसर जो होगा सबसे सटीक इसमें ये हो जाएगा, तांबा और चांदी। तांबा और चांदी इसमें सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका, मुगल काल में चांदी का जो सिक्का हुआ करता था किस नाम से जाना जाता था? चांदी के सिक्के को मुगल काल में मैं अगर बात करूं, मुगल काल में, ठीक है, चांदी का सिक्का चलाया था किसने भाई? ये चलाया था जी आपका चांदी का रुपया जो है, चांदी का रुपया जो था, रुपया, ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया और बाद में मुगल काल में भी चलता रहा। तो चांदी का जो सिक्का हुआ करता था मुगल काल में वो रुपये से संबंधित था। मोहर जो था ये सोने का सिक्का था, ये सोने का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, मोहर जो है मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था मोहर। अकबर ने किस धार्मिक भाव से कुछ सिक्कों पर राम सीता अंकित करवाया था? क्या हिंदू धर्म अपनाने के लिए? जी नहीं, ऐसा तो उसने कभी किया ही नहीं, हिंदू धर्म कभी स्वीकार नहीं किया अकबर ने। क्या प्रशासनिक संतुलन के लिए? हो सकता है। दीन इलाही की भावना से? नहीं। विदेशी भ्रमण हेतु? जी नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा भाई, प्रशासनिक संतुलन बनाने के लिए, यानी कि हिंदू जनता को, हिंदू राजाओं को, हिंदू लोगों को खुश करने के लिए अकबर ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का अंकन करवाया था। ठीक है, चलिए जी इसमें भाई आपका जो है दीन इलाही की भावना से भी आ सकता है। ठीक है, दीन इलाही की भावना से भी सही आपका हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक अगर आंसर की बात करेंगे हम तो प्रशासनिक संतुलन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में बी ना होता तो फिर आप दीन इलाही की भावना से भी इसमें लगा सकते थे। ठीक है, सी आंसर भी इसमें हो सकता है सही। ठीक है, अगली बात समझे, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के सिक्कों में क्या विशेषता रही? औरंगजेब के सिक्कों में क्या विशेषता रही आपको बताना है जी। चित्रण प्रमुख थे जी, चित्रकला का तो ये बिल्कुल दुश्मन था भाई साहब, इसने चित्रण तो बिल्कुल बंद कर दिए थे। ठीक है, चित्रण बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देवी देवताओं की छवि बिल्कुल बंद करवा दी गई, शाही मोहर बंद कर दी गई, केवल फारसी शिलालेख इसमें देखने को मिलता है, फारसी शिलालेख देखने को मिलता है औरंगजेब के काल के जो सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, किस मुगल शासक ने इलाही संवत के आधार पर सिक्के जारी किए? मैंने आपको बताया कि इलाही जो संवत था वो अकबर के द्वारा जारी किया गया था, तो अकबर के सिक्कों में ही इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए जी तो सी आंसर आपका सही रहेगा, सी आंसर सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा भाई, मुगल स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? आपको मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध जो सोने का सिक्का था उसको मोहर कहा जाता था। क्या बोलते थे? मोहर उसको कहा जाता था भाई। ठीक है, चलिए जी तो मोहर उसको कहा जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों में कलमा अंकित करवाया? बताओ कौन सा वो राजा था जिसने अपने सिक्कों में कलमा अंकित करवाया? कलमा जो लिखवाया, दिल्ली का जो पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला और मकबरों की शुरुआत करवाने वाला शासक इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले अपने सिक्कों में क्या कलमा लिखवाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस काल के सिक्कों में हुआ है? फारसी लिपि का बताओ भाई, फारसी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किस काल के सिक्कों में? क्या गुप्त काल में हुआ, मौर्य काल में हुआ, मुगल काल में हुआ या फिर दिल्ली सल्तनत में हुआ? देखो फारसी लिपि का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले किस काल के सिक्कों में हुआ था? देखो भाई फारसी लिपि आ गई थी जब आपके भारत में मुस्लिम शासक आए, तो गुप्त काल मौर्य काल तो आना नहीं। ठीक है, मुगल काल बहुत बाद में आया, तो दिल्ली सल्तनत आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सी आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मुद्रण तकनीक लिपियों से संबंधित है, आधुनिक में है तो। ठीक है, खरोष्टी लिपि किस दिशा से पढ़ी जाती है? खरोष्टी लिपि पढ़ी जाती है दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। एक मिनट भैया, बिना पेन के ही लगा दिया हाथ, आगे चली गई है हमारी क्लास। ठीक है, चलिए जी ये देखिए भैया, ये ले लिया हमने यहाँ से पेन, और ये होती थी भाई इस तरह से, यानी कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। ठीक है, ऐसे होती थी भाई। ठीक है, ऐसे होती थी, तो दाएं से बाएं आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा जी खरोष्टी लिपि का। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है या पढ़ी जाती थी? ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो ये बिल्कुल इसकी उल्टी थी, बाएं से दाएं होती थी।
ये होती थी कैसे भाई, बाएं से दाएं, यानी कि ये ऐसे पढ़ी जाती थी, ठीक है, बाएं, पहले बाएं और फिर दाएं, जैसे हम देवनागरी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो बाएं से दाएं पढ़ी जाती थी। प्राचीन भारत में सबसे पहली टकसाल कहाँ पाई गई, बताओ भाई। सबसे पहली टकसाल भारत में, सबसे पहली जो टकसाल थी वो कहाँ पे पाई गई, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, टकसाल जो मिली सबसे पहले वो मिली जी पाकिस्तान के क्षेत्र में, और पाकिस्तान में भी भाई साहब तक्षशिला में प्राप्त हुई। कहाँ से जी, तक्षशिला में। तो तक्षशिला में सबसे पहली टकसाल मिली है हमको, भारत की सबसे पहली जो टकसाल मिली है प्राचीन काल की, वो मिली है भाई तक्षशिला से, तक्षशिला से, ठीक है। चलिए जी, सिक्के के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है, बता दो भाई। रंग है, चित्रांकन है, लिपि और लेखन है, या ध्वनि है। सिक्के के अध्ययन की देखो भाई सबसे महत्वपूर्ण विधि की अगर हम बात करें तो ध्वनि से तो कोई संबंध है नहीं, ना ही रंग से है और ना ही चित्रांकन से। लिपि और लेखन से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, तो सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई। नकली सिक्कों को पहचानने की तकनीक क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं भाई फोरेंसिक न्यूमिज्मेट्रिक्स। फोरेंसिक न्यूमिज्मेट्रिक्स के नाम से जाना जाता है जो नकली सिक्के होते हैं उनको पहचानने की तकनीक, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा लेख नहीं कहते, मुद्रांकन नहीं कहते, धातु विशेषज्ञ विश्लेषण भी इसको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो फोरेंसिक न्यूमिज्मेट्रिक्स इसको कहा जाता है। सिक्कों की तिथि निर्धारित करने की विधि क्या है, सिक्कों की जो तिथि है उसको निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्या इसमें कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है, जी नहीं। तो आयु ज्ञात करने के लिए तो कैलेंडर मिलान का भी इसमें कोई संबंध नहीं है। टकसाल निरीक्षण का भी कोई संबंध नहीं है। ये स्टाइल एनालिसिस का इसमें इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है सिक्कों की तिथि निर्धारित करने के लिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई साहब, ठीक है। कौन सा, किस लिपि का प्रयोग गुप्तकालीन सिक्कों में हुआ। गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग हुआ। भाषा तो रही कौन सी भाई, संस्कृत, ठीक है। देखो भाषा तो रही थी संस्कृत, ठीक, और लिपि बतानी है, लेकिन पूछ रहा लिपि। तो लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि मिलेगी भैया ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि मिलेगी भाई, ब्राह्मी लिपि मिलेगी। ये लो जी, सी लगा दिया, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्कों का काल, सिक्कों का कालानुक्रमिक वर्गीकरण किस शास्त्र का अंग है, बताओ भाई। सिक्कों का जो काल निर्धारित किया जाता है वो किस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, वो क्या जाएगा भाई आपका। अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया इतिहास तो आएगा नहीं, नरविज्ञान आएगा नहीं, भूगोल आएगा नहीं, तो मुद्रा शास्त्र रह गया भाई, ठीक है। और क्या रह जाएगा, ठीक है, मुद्रा शास्त्र रह गया इसमें, ठीक है। तो मुद्रा शास्त्र इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिक्कों का सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है। देखो भाई, भारत में सबसे प्राचीन संग्रहालय आपको कलकत्ता में मिलता है। म्यूजियम जो है सबसे प्राचीन वो कहाँ से है, तो कलकत्ता में है। तो कलकत्ता में ही आपका सिक्कों का भी सबसे प्राचीनतम संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा भाई। ओम प्रभु, अगला क्वेश्चन है भार, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सिक्कों का अध्ययन किस शाखा से किया जाता है। अभी पीछे भी आपका आंसर आया था देखने को। नरविज्ञान नहीं आएगा, इतिहास नहीं आएगा, और ना ही भूगर्भ इसमें देखने को मिलेगा। तो क्या मिलेगा, न्यूमिज्मेट्रिक्स, न्यूमिज्मेट्रिक्स इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा, ठीक। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। कल की क्लास में 25 कराए थे और आज की क्लास में 25, तो कुल मिलाकर सिक्कों से संबंधित भी आपके 50 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट इसमें करा चुका हूं सिक्कों के बारे में, ठीक है। तो सिक्कों से संबंधित आपकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगले जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो चलेगा क्या, वो चलेगा पुरातात्विक अवशेष, मूर्तियों के बारे में, मंदिरों के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, औजार, किले, स्तूप आदि के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो उनको देखेंगे, ठीक है। चौथा टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, ठीक है। इस यूनिट में लगभग आपके 7 से 8 टॉपिक दिए गए हैं, और ये आपका 3 टॉपिक में इसके कंप्लीट आपके करा चुका हूं। अब तक लगभग आपकी ये मान के चलो कि 4-5 क्लासें, 5 से 6 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक। तो आज की क्लास को करता हूं यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। छोटी सी क्लास थी भाई।